हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकाउंट्स विद अलका। आज की वीडियो में हम जानेंगे अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अकाउंटिंग में हज़ारों ट्रांजैक्शंस को सही जगह पे रखने के लिए उन्हें क्लासीफाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ट्रांजैक्शन को सही तरीके से क्लासीफाई नहीं करेंगे, यानी उनको अलग अलग कैटेगरी में नहीं बांटेंगे, तो बिज़नेस का हिसाब किताब कभी पूरा ही नहीं होगा। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि किस अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखी जाएगी। और बिज़नेस में तो जो बड़े बड़े बिज़नेस होते हैं उसमें तो हज़ारों ट्रांजैक्शंस होती हैं। हर चीज़ का हिसाब किताब रखना मुश्किल होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी है जिसमें कि ढेर सारी बुक्स एक ही जगह पर ढेर के तौर पे पड़ी हैं, और आपको उसमें से अपने पसंद की बुक छांटनी है। तो क्या आप उस ढेर में से अपने पसंद की बुक ढूंढ पाएंगे? नहीं ना। बस यही है अकाउंटिंग, जिसे का मतलब है चीज़ों को व्यवस्थित रखना। ट्रांजैक्शंस जो भी दिन भर के लेन देन होते हों उनको व्यवस्थित तौर पे रूल्स के हिसाब से रिकॉर्ड करना, ताकि जब जिस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की आवश्यकता हो तो वो आसानी से मिल जाए। अकाउंटिंग के 3 पिलर होते हैं: पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और अगर आपने इन तीनों पिलर्स को समझ लिया तो आप अकाउंटिंग के किसी भी ट्रांजैक्शन को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और समझते हैं अकाउंटिंग के इन तीनों पिलर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ना। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स को 2 अप्रोचेज में डिवाइड किया जाता है: ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत पुरानी अप्रोच है, इसको इंग्लिश अप्रोच भी कहा जाता है। Traditional approach. This approach classify accounts based on the nature of the item they represent. It is the foundation of a double entry system. इसका मतलब है कि इस अप्रोच के अंदर लेखांकन को, यानी कि अकाउंटिंग को, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि उनका जो नेचर होता है उसके बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, और ये दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत आती है। इसके अंदर 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है रियल अकाउंट। अकाउंट्स रिलेटेड टू द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल कैश, गुडविल, फर्नीचर। वह अकाउंट्स जो कि एसेट्स और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते हैं, यानी कि व्यापार के संपत्तियों से संबंधित होते हैं, उन्हें रियल अकाउंट कहते हैं। इसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरह की एसेट्स आती हैं। टेंजिबल एसेट्स वह एसेट्स जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि भौतिक अस्तित्व होता है, इन्हें हम छू के देख सकते हैं, जैसे मशीनरी हुआ, कैश हुआ, आपका फर्नीचर हुआ, लैंड हुए, ये सारी चीज़ें टेंजिबल एसेट्स में आती हैं। यह व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस में उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स वह एसेट्स होती हैं जिनको हम छू के नहीं देख सकते, लेकिन इनकी एक वैल्यू होती है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट की जाती है। इसके अंदर क्या क्या आता है? गुडविल। गुडविल क्या है? कंपनी की अच्छी ख्याति, यानी कि उसकी अच्छी रेपुटेशन। ग्राहक अगर किसी कंपनी पर भरोसा करते हैं तो उसके नाम से करते हैं। हम भी मार्केट में यदि कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसके ब्रांड को देख के ज़्यादा विश्वास करते हैं कि भाई बाटा का है तो अच्छा ही होगा, टाइटन का है तो अच्छा ही होगा। ये उसकी ख्याति है, उसकी गुडविल है, इसकी वैल्यू कंसीडर की जाती है, और ये इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। इसी तरह पेटेंट होता है, यानी कि कोई नए आविष्कार कंपनी ने करे तो उसका कानूनी अधिकार। कॉपीराइट, रचनात्मक कार्यों पर कानूनी अधिकार। ट्रेडमार्क्स, यानी कि कंपनी का ब्रांड नेम जिसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल एसेट्स का हिस्सा हैं। इसका रूल ऑफ अकाउंटिंग है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो आएगा उसको डेबिट किया जाएगा और जो जाएगा उसको क्रेडिट किया जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बिजनेस में मशीनरी खरीदी गई 10,000 रुपये की। परचेज द मशीनरी वर्थ ₹10,000। जब हम मशीनरी खरीदेंगे तो व्यापार में मशीनरी आएगी, मशीनरी एसेट है, तो मशीनरी के खाते को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैश जाएगा तो
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी दूसरा अकाउंट समझते हैं। दूसरा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट होते हैं अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन। पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट के अंदर इंडिविजुअल्स कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि राम्स अकाउंट, राहुल्स अकाउंट, XYZ अकाउंट वगैरह। ये पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो नेचुरल पर्सन अकाउंट के अंदर आते हैं। इंडिविजुअल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आते हैं बैंक्स हुए, कोई भी संस्था हुई, इंस्टीट्यूशंस हुए, क्लब्स हुए, स्कूल हुए, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि कोई जो किसी समूह को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उसको आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसका रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो दे रहा है, रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा और जो गिव कर रहा है वो क्रेडिट होगा। इसका एग्जाम्पल है, इसमें हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि रिसीव कैश ₹5,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से 5,000 रुपये कैश रिसीव किया। मोहन से जब हम कैश रिसीव करेंगे तो कैश आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो रियल अकाउंट का रूल है, तो कैश आ रहा है इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और मोहन जो है वो गिवर है, मोहन पैसा दे रहा है, तो मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अभी एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और समझते हैं। मान लीजिए रिसीव ₹400 फ्रॉम सीता। सीता से 400 रुपये रिसीव किए। सीता से रिसीव जब हम करेंगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीता। एंड पेड ₹400 टू सीता। अगर हम यही एंट्री को पलट दें कि पेड रुपीज, हमने 400 रुपये सीता को पे किए, तो यहाँ सीता रिसीवर है, सीता के अकाउंट को यहाँ डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे 2 अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम एक में रियल का रूल लगा रहे हैं और एक में पर्सनल अकाउंट में जो पर्सन से रिलेटेड है उसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगा रहे हैं। नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। Accounts related to expenses, losses, incomes or gains such as interest received, salary paid, etc. ये वह खाते होते हैं, इनको नाम मात्र खाता भी कहते हैं। ये एक्सपेंसेस और लॉसेस वगैरह से, आय से, खर्चों से रिलेटेड होते हैं। यह खाता हमें बताता है कि साल भर में हमें कहाँ कहाँ से पैसे मिले और कहाँ कहाँ पर हमने खर्च किए। इनका बैलेंस जो है वो साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। इनका बैलेंस भी ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन इनका बैलेंस नहीं कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, इनको लास्ट में 0 कर दिया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए सैलरी पे की, तो सैलरी पेड, सैलरी एक्सपेंसेस है, कैश गया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगी एंट्री, क्योंकि इसका रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, सैलरी हमारा खर्चा है, तो हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। ये था ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे अप्रोच पे, जो है मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। चलिए समझते हैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या है और इसे कैसे किया जाता है। मॉडर्न अप्रोच टू अकाउंटिंग ऑफन रेफर्ड टू एज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं और अमेरिकन अप्रोच, और इसको अमेरिकन अप्रोच भी कहा जाता है। This approach classify all the accounts into 5 categories based on their nature and their impact on the accounting equation. ये accounts उसके नेचर यानी कि प्रकृति और प्रभाव के हिसाब से अकाउंट्स को कितने भागों में बांटता है? 5 भागों में। यहाँ पर एक इक्वेशन दी है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
यानी कि इक्विटी। संपत्ति जो है वो लाइबिलिटीज यानी देनदारियां जो होती है वो प्लस कैपिटल यानी कि पूंजी के बराबर होती है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यवसाय की टोटल एसेट जो है वो हमेशा उसकी लाइबिलिटीज और मालिक जो पूंजी लगाता है यानी कि जो कैपिटल लेके आता है बिजनेस को शुरू करने के लिए उसके बराबर होती है। चलिए आगे समझते हैं इसमें डेबिट और क्रेडिट किस तरह किया जाता है। ये देखिए मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग का फ्लो चार्ट। इसमें एसेट्स के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को हम आगे डिटेल में समझते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में पहला पॉइंट आता है एसेट का। एसेट क्या है? एसेट का अर्थ है किसी ऐसी चीज़ से जिसकी अपनी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है और जिसे भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। एसेट जब इंक्रीज होती है तो व्यापार डेबिट की जाती है और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट की जाती है। मान लीजिए आपने कोई मशीनरी परचेज की, मशीनरी व्यापार के लिए एसेट है, संपत्ति है, तो जब मशीनरी आएगी तो एसेट इंक्रीज होगी तो उसको डेबिट किया जाएगा, और जब सेल आउट होगी या डेप्रीशिएट होगी, उसकी वैल्यू डेप्रीशिएशन से कम होगी तो वो डिक्रीज होगी एसेट, तब उसको क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है लायबिलिटीज़ का। लायबिलिटीज़ क्या है? लायबिलिटीज़ वह फाइनेंशियल जिम्मेदारियाँ होती हैं या कर्ज कह लीजिए एक तरह से, जो व्यवसाय को भविष्य में चुकाने होते हैं। जैसे कि लोन, जब हम लोन लेते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको उस लोन को चुकाना है, जिससे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, और जब हम लोन चुका देंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसको डेबिट किया जाएगा। इसी तरह कैपिटल, कैपिटल वह राशि होती है जो बिजनेस का मालिक खुद व्यवसाय में निवेश करता है यानी कि इन्वेस्ट करता है ओनर। अब अगर एडिशनल कैपिटल वह बिजनेस में लगाता है तो कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, और यदि वह खुद के निजी इस्तेमाल के लिए कोई ड्राइंग्स करता है या बिजनेस से पैसा निकालता है तो कैपिटल डिक्रीज होती है तब उसको डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? व्यवसाय की कुछ गतिविधियों से होने वाली इनकम यानी कि आय। जैसे कि हमने कोई सामान बेचा या कोई सर्विस प्रोवाइड की। मान लीजिए आपने 10,000 का सामान कैश में बेचा तो इससे इनकम इंक्रीज़ हो रही है। इनकम जब इंक्रीज़ होगी तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, डिक्रीज़ होगी तो डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वह जब डिक्रीज़ होगी तो उसको क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि उससे कैपिटल कम होती है, कैपिटल को घटाता है वो। इसी तरह एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या केस होता है? एक्सपेंसेस बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए गए भुगतान होते हैं। जैसे कि आपने रेंट पे किया तो पैसा गया, रेंट पे कर रहे हैं हम, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे, और खर्चे जब कम होंगे तो हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि खर्चे जब कम होते हैं तो कैपिटल बढ़ती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।